नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का। मतलब हर बड़ी खबर आपको बताएंगे डिटेल में। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने को फैमिली का एक्सटेंशन बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह की पोस्टिंग कोई नई बात नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि आखिर प्रियंका को सिर्फ पूर्वी यूपी का प्रभार क्यों, ज्यादा जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी हैं, शुभकामनाएं। लेकिन जब पार्टी एक परिवार का एक्सटेंशन है तो ये पोस्टिंग अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सिर्फ एक ही बात हमें आश्चर्य की लगी, गांधी परिवार से प्रियंका वाड्रा को राजनीति में उतार ही दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की किस्मत बदलने का काम सौंप दिया गया है। प्रियंका वाड्रा की राजनीति में आधिकारिक एंट्री, कांग्रेस ने पार्टी महासचिव बनाया। पार्टी की ओर से प्रियंका वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से चिट्ठी जारी कर इसका ऐलान किया गया। 47 वर्षीय प्रियंका 1999 से हर लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करती रही हैं। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस नेता प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी, उसके बाद पार्टी ने ये दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल प्रियंका वाड्रा न्यूयॉर्क में है। पार्टी का फैसला आने से सोशल मीडिया पर प्रियंका को बधाई देने वालों का तांता लग गया। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। हालांकि प्रियंका रायबरेली, अमेठी में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती रही, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर राजनीति में उतारने का ऐलान किया है। मीडिया में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है तो प्रियंका को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतनी खुशी हो रही है मन में कि लफ्ज़ों से मैं बयान नहीं कर सकती। तो वेरी वेरी वेलकम स्टेप बाय द पार्टी। उनकी राजनीति है, उनकी पार्टी का निर्णय है और वो पार्टी के निर्णय में हम उस पर भाष्य करें। बहुत लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी जल्दी से जल्दी आ जाए, उनके पार्टी में दूर आए, देर से आई, निर्णय लिया है। अब आगे चलकर देखते हैं, जैसे काम करेंगे उसके ऊपर भाष्य करेंगे। तो प्रियंका के राजनीति में सक्रिय होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के फेल होने के बाद ही कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी फेल हो गए, इसलिए प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस से ऐसे फैसले की उम्मीद थी। आज जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, प्रियंका के आने से कांग्रेस और बीएसपी एसपी में दूरी बढ़ेगी। शिवसेना ने प्रियंका पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मनोहर जोशी बोले, कब कौन कहां जाए कह नहीं सकते। प्रियंका वाड्रा की एंट्री इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक वो राजनीति में खास सक्रिय नहीं रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ये राहुल गांधी के फेल होने की औपचारिक घोषणा है। प्रियंका वाड्रा के अचानक कांग्रेस महासचिव बनने से बीजेपी हमलावर हो गई है। तर्क ये है कि एक परिवार वाली पार्टी में परिवार के अंदर ही तो पद मिलेगा। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है। कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। महिला होने के नाते उनके राजनीति में प्रवेश का और कांग्रेस पार्टी में बड़े पद दिए जाने का स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां भी बढ़ेंगी। नहीं, प्रियंका राजनीति के नजदीक ही थी तो मुझे कोई अचरज नहीं लगा। और मैंने जो कहा कि क्रिकेट गेम जैसी राजनीति होती है, तो इसलिए कोई भी आज यहाँ है, कभी कहाँ होगा मालूम नहीं पड़ता है। यही हिंदुस्तान का तरीका है। उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकियों पर एनआईए की कार्रवाई के करीब 1 महीने बाद महाराष्ट्र एटीएस ने 9 लोगों को पकड़ा है। आशंका यह है कि इनके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं।
महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की, आईएसआईएस के 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ठाणे और औरंगाबाद में कार्रवाई की गई, सभी से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए लोगों पर कई हफ्तों से एटीएस की नजर थी, खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। कई ठिकानों पर छापे में केमिकल हार्ड डिस्क, सिम, मोबाइल फोन और तेज धार चाकू मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के आईएसआईएस से कथित संबंध होने की जानकारी थी। सभी को सोमवार रात और मंगलवार सुबह पकड़ा गया है, अब जानकारी दी गई है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई मुंब्रा, ठाणे और औरंगाबाद जिले में हुई है। छापेमारी के लिए एटीएस ने 10 से ज्यादा टीम बनाई थी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई के करीब 1 महीने बाद की गई है। वहीं देश के प्राथमिक मदरसों की उपयोगिता पर अब बहस छिड़ी हुई है। शुरुआत की है शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने और अब बात उनकी माफी की मांग पर पहुंच गई है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की चिट्ठी का विरोध हो रहा है। देश भर में कई संगठन वसीम रिजवी के विरोध में आ गए हैं, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। 21 जनवरी को वसीम रिजवी ने पीएम को चिट्ठी लिखी, प्राथमिक मदरसों पर रोक की मांग की। रिजवी ने चिट्ठी में लिखा कि अगर प्राथमिक मदरसों को रोका नहीं गया तो 15 साल में देश के आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस समर्थक हो जाएंगे। रिजवी का दावा है कि बच्चों में इस्लाम के नाम पर कट्टर सोच पैदा की जा रही है। वसीम रिजवी के बयान को कई धर्म गुरुओं ने गलत बताया, कार्रवाई की मांग की। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि देश के प्राथमिक मदरसों को बंद किया जाए। रिजवी की चिट्ठी का विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग उनके आरोप के समर्थन में सबूत मांग रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक होगा। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से हिंदुस्तान में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। वसीम रिजवी इनलिटरेट आदमी है, उसको जंग आज़ादी का पता नहीं है। जंग आज़ादी में इन मदरसों का जो किरदार रहा है, खासतौर से दारुल उलूम देवबंद का, वो अपने आप में एक हिस्ट्री का हिस्सा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान का वजूद ही मदरसों से है। जिस दिन ये मदरसे हिंदुस्तान से ख़त्म हो गए, ये समझ लीजिए हिंदुस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वसीम रिजवी साहब का हमेशा मुतनाज़ा बयान, विवादित बयान आता रहता है और वो चाहते हैं कि मैं मीडिया की खबरों की नज़र में रहूं और पॉलिटिकल लोगों की नज़र में रहूं ताकि मेरी जो है वो ओहदा मेरा बचा रहे। जो लोग मदारिस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या करते हैं, उसके पीछे उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव होता है और इस तरीके की बयानबाजी से मदारिस इस्लामिया की सेहत पर इंशाअल्लाह कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे मदारिस इस्लामिया की अहमियत और इम्पोर्टेंस में और ज़्यादा इंशाअल्लाह इजाफा होगा। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के 4 नए वीडियो जी न्यूज के पास हैं। इन सभी वीडियोस को सीएफएसएल ने सही करार दिया है, सही बताया है और इस वीडियो में उमर खालिद और कुछ दूसरे लोग देश विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के 4 वीडियो जी न्यूज के पास सीएफएसएल जांच में सही पाए गए। वीडियो में उमर खालिद और कुछ दूसरे लोग देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कानूनी राय ले रही है। इस मामले में छात्र नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 46 आरोपी बनाए गए हैं। 13 वीडियो की सीएफएसएल ने जांच की थी, उनमें से सही पाए गए 4 वीडियो जी न्यूज के पास हैं। इन्हीं वीडियो के आधार पर देश विरोधी नारेबाजी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। जी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दर्शकों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई थी। जी न्यूज के वीडियो को सीएफएसएल ने भी सही पाया है। सीएफएसएल ने जिन 13 वीडियो को जांच के लिए भेजा था, उनमें से 4 वीडियो जी न्यूज के पास हैं। ये वीडियो लैब की जांच में सही पाए गए हैं। इस वीडियो में उमर खालिद और कुछ और लोग देश विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस की चार्जशीट में इन वीडियो को भी आधार बनाया गया है। प्रमाणित हो चुका है, पुलिस चार्जशीट कर चुकी है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो जो लोग देश विरोधी नारे लगाए थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जी का जिस तरीके से कैंपस में आना और ऐसे लोगों का समर्थन करना, आज भी ऐसे लोगों का समर्थन वो कर रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी के पीछे खड़ी थी और उनके इशारे पे ये सारा कुछ नारा लगाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज देश नमन कर रहा है। देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने दी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का उद्घाटन किया। आज पीएम ने दिल्ली के लाल किला में तिरंगा फहराया, नेताजी को श्रद्धांजलि दी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाई जा रही है। लाल किले में बने म्यूजियम में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। नेताजी के सम्मान में पीएम ने अंडमान के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया। ममता बनर्जी ने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर लाल किले में तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने नेताजी की ही तरह टोपी भी पहनी थी। पीएम ने लाल किले के अंदर बने नेताजी म्यूजियम का उद्घाटन किया। यहाँ पर रखी चीजों को देखा। आईएनए के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया था उसकी सुनवाई लाल किले के परिसर में ही की गई थी। यही वजह है कि म्यूजियम के लिए इस जगह को चुना गया है। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों में भी नेताजी को याद किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम हैकिंग का दावा करने वाले सैयद शुजा के कई दावे फर्जी पाए गए हैं। जी हां, चुनाव आयोग के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी ECIL ने यह कहा है कि शुजा ने उनके लिए कभी भी काम नहीं किया। ECIL ने साफ किया कि ईवीएम हैकिंग का दावा करने वाला सैयद शुजा ECIL का कभी कर्मचारी नहीं था। लंदन में सैयद शुजा ने आरोप लगाया था कि 2014 के चुनावों में ईवीएम हैक की गई थी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। सैयद शुजा ने खुद को साइबर एक्सपर्ट बताते हुए दावा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम हैक की गई थी। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ईवीएम के डिजाइन एवं डेवलपमेंट से भी वो कभी नहीं जुड़ा रहा। ECIL ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सैयद शुजा के बारे में जानकारी दी। खुद को साइबर एक्सपर्ट बताकर ईवीएम हैकिंग का दावा करने वाले सैयद शुजा के झूठ की पोल खुलती जा रही है। चुनाव आयोग के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कंपनी के पुराने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद ये पता चला है कि ना तो 2009 से 2014 के दौरान शुजा कंपनी का नियमित कर्मचारी था और न ही ईवीएम के डिजाइन एवं डेवलपमेंट के मामले में किसी भी भूमिका से जुड़ा था। शुजा ने हैदराबाद के जिस कॉलेज से पढ़ने का दावा किया था उस कॉलेज ने भी शुजा को अपने यहाँ का छात्र बताने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने शुजा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने फिर साफ किया है कि चुनाव आयोग के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर खास तौर से दो पब्लिक सेक्टर करती हैं, उनको कोई हैक नहीं कर सकता। और मैंने तो ये देखा है और कहना भी चाहिए कि जो जीतता है वो तो रिजल्ट तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हारते हैं वो हमेशा नहीं पर अक्सर इस मशीन को ब्लेम करते हैं। शुजा के ईवीएम हैक होने के दावे के बाद जहां विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं जेडीयू ने ईवीएम को बिल्कुल ठीक बताया है। ईवीएम बिल्कुल ठीक है और जब वीवीपैट हर बूथ पर हो जाएगा तो उसके बाद क्या समस्या है किसी। इसलिए ये जो कुछ भी बात कही जा रही है हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। मेरा मानना है कि इसको छानबीन करनी चाहिए। क्या शुजा का बैकग्राउंड, शुजा का कनेक्शन ISI के साथ है? क्या इस पूरे ड्रामा का पटकथाकार कांग्रेस है जो भारत के संस्कृति और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए
ये सहारा लिया है। दिल्ली में आज रिपब्लिक डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस रिहर्सल की वजह से दिल्ली में कई सड़कों पर से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में आज रिपब्लिक डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली की कई सड़कों से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। आज सुबह 9:50 पर परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किला मैदान तक पहुंची। 26 जनवरी से पहले हर साल 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। गणतंत्र दिवस की वजह से आज से दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड से पहले आज दिल्ली में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल के लिए दिल्ली में कुछ सड़कों को परेड के दौरान बंद कर दिया गया, जबकि कुछ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं रूस में एक व्यक्ति ने प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की। आपात स्थिति में प्लेन को साइबेरिया में उतारना पड़ गया। हालांकि प्लेन हाईजैक करने की उस व्यक्ति की कोशिश सफल नहीं हो पाई और उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। रूस में प्लेन हाईजैक की कोशिश नाकाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सरगुट से मॉस्को जा रहा था प्लेन। हाईजैकर ने प्लेन अफगानिस्तान ले जाने को कहा। कल उड़ान के दौरान हाईजैक की धमकी के बाद प्लेन को आपात स्थिति में साइबेरिया में उतारना पड़ा। आरोपी ने शराब पीकर कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। प्लेन हाईजैक की कोशिश करने पर इस व्यक्ति को 7 से 12 साल तक की सजा हो सकती है। प्लेन उड़ने के बाद उस व्यक्ति ने क्रू से कहा कि उसके पास हथियार है, जिससे विमान में हड़कंप मच गया। मंगलवार को रूस में सरगुट से मॉस्को जा रहे एरोफ्लोट के विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद को हथियारों से लैस बताते हुए प्लेन को हाईजैक करने की घोषणा की और कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने प्लेन को अफगानिस्तान ले जाने की मांग की। उसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग साइबेरिया में करानी पड़ी, जहाँ पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति ने शराब पी हुई थी। रूसी जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।